नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। और स्वागत है आपका एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास में, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, और यह एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप यह सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिस कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और वीडियो में जो जो हाईलाइट किया गया है वही इम्पोर्टेंट है और उसे ही हम कवर करेंगे, और इसी से आपको 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो हाईलाइट है वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिखना। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो आप चित्र 1 में देख सकते हैं विलियम जोन्स फारसी भाषा सीखते हुए। तो सबसे पहले विलियम जोन्स के बारे में जानते हैं। तो सन 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम जोन्स नामक व्यक्ति को कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया। और कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। तो इस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन निकल के आ सकता है, विलियम जोन्स भारत कब आए। तो इसका आंसर होगा सन 1783 में। और कहाँ आए थे? कलकत्ता। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्हें कौन सा पद दिया गया था। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद मिले थे। तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब चित्र 2 देखते हैं, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। और यह चित्र है हेनरी टॉमस कोलब्रुक का। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और इनसे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉकहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में प्रयास में लगे हुए थे। और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशन शुरू किया। और ये जो पॉइंट है ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन पहला बनेगा इससे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा और कब किया गया। तो इसका आंसर होगा जोन्स के द्वारा सन 1784 में किया गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका भी आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा। अब देखते हैं चित्र 3। और यह वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक है, रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830। और यह स्मारक अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। और ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी वीवीआई के तौर पर आप इसे लगा सकते हैं, शायद टीआरई 4 में यह क्वेश्चन आ सके। तो 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा खोला। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा 1781 में अरबी फारसी इस्लामिया कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया था, और यह मदरसा किसके द्वारा खोला गया था। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा खोला गया, और यह खोला गया 1781 में। तो इससे लगभग 3 प्रश्न बन रहे हैं इस पॉइंट से। इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो 1791 में। और यह ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के द्वारा बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई।
और यह क्यों किया गया था? ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। और इससे पहले जो ये पॉइंट पूछा गया था टीआरई में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन, ये टीआरई 4 में आया हुआ है। तो सेकेंड चांस है कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अभी जो मैंने ये दोनों पॉइंट आपके सामने बताया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं, पूरब की जघन्य गलतियाँ। अभी जो ये पॉइंट है 1830 वाला, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ इसे ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। 1830 के दशक तक प्रत्ययवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैविगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। तो अब जानते हैं मैकॉले के बारे में। इनसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो यह कथन के तौर पे आ सकता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर होगा मैकॉले के द्वारा कहा गया था। अब आप चित्र 4 में देख सकते हैं थॉमस बैविगटन मैकॉले और उनका अध्ययन कक्ष। और ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी वीवीआई के तौर पर आप लिख सकते हैं। मैकॉले के मिन्ट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था और किसके विवरण के आधार पर पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा मैकॉले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम में यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रत्ययवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय पर एक नोटिस भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लंदन। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स वुड के नीति पत्र वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। इनमें पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए थे। जो 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मदरसा, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी? तो इसका आंसर होगा कोलकाता, मद्रास और बम्बई। ये तीन थे जो उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। याद रखिएगा। चित्र 5 में आप देख सकते हैं 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। तो यह जो चित्र है बम्बई विश्वविद्यालय का है और यह 19वीं सदी में बनाया गया। अब जानते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। चित्र 6 आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी।
तो सेरामपुर में अपना मिशन खोला गया और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सेरामपुर में एक मिशन खोला गया था और यह किसके नियंत्रण में था, तो यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। चित्र 7, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। क्वेश्चन निकल के आ सकता है, सेरामपुर कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना में मदद स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। चित्र 8 में आप देख सकते हैं एक ग्रामीण पाठशाला। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति का रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा था 1830 के दशक में, तो इसका आंसर होगा विलियम एडम को, और यह स्कॉटलैंड से आए हुए ईसाई प्रचारक थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी वीवीआई के तौर पर आप लिख सकते हैं। चित्र 9, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बम्बई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि उनका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। अब जानते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरोध थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कहना था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। चित्र 10 में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 का है ये। और महात्मा गांधी का कहना था साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। अब जानते हैं टैगोर का शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 ईस्वी में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शुरू की थी और उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षक काल्पनिकशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। तो यहाँ पे बताया गया है शिक्षक कैसे हो, तो शिक्षक काल्पनिकशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने से उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूर पर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक बोध को और विकसित कर सकते थे। अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो कथन के तौर पर आ सकता है कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, तो टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे।
तो इसी के साथ हमारा यह भी टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें इस टॉपिक में मुझे सबसे अच्छा एक ही पॉइंट लगा, जो यह है शिक्षक काल्पनिकशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। आप लोग भी ऐसे ही शिक्षक बनिएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। पहला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा? तो पहला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, दूसरा शैक्षणिक व्यवस्था, उपयुक्त सभी क्षेत्रों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम जोन्स निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जानते थे? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा अरबी और फारसी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। तो याद रखिएगा विलियम जोन्स अंग्रेजी भाषा जानते थे। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1786। वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना किस शहर में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इस वीडियो में लिया गया है। छठा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1791 में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण किसने करवाया? हमारा पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है मैकॉले, तीसरा वॉरेन हेस्टिंग और चौथा है जोनाथन डक्कन। तो इसका आंसर घ हो जाएगा जोनाथन डक्कन। 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण जोनाथन डक्कन के द्वारा किया गया। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैना कार्ट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैना कार्ट। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चात शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नवा हमारा क्वेश्चन है, किस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर रिपोर्ट। 11वां क्वेश्चन है हमारा, 1944 ईस्वी में स्थापित रांची का संत जेवियर कॉलेज कौन सा मिशनरीज द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, 1835 का अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के अनुसार किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है फारसी, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। तो याद रखिएगा 1835 का अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के अनुसार फारसी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 13वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है बम्बई, चौथा उपयुक्त तीनों स्थानों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 14वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से किस पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा पर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1886 में लाला हंसराज ने सबसे पहले कहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है लाहौर और चौथा है मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो याद रखिएगा 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना दिल्ली में की। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो और जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है इस वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे 2-3 बार रिवीजन करते रहिएगा। और इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है हाईलाइट के तौर पर वही इम्पोर्टेंट है। और आपको इसके साथ ढेर सारा क्वेश्चन भी जो प्रैक्टिस के तौर पर करा दिया गया है।
इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।